हाय, आई एम स्पोर्ट्स फैन हब। और आज मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लेके आया हूँ जो कि क्रिकेट में हुई। और आपको ये सुन के बहुत शौक होंगे जो रिजल्ट्स आए और कौन सी टीम ने इम्प्रूव किया और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी चाहिए। तो डिस्कस करते हैं, आए चलते हैं। मैं आज इंडिया और बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं बांग्लादेश के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड बांग्लादेश आई और न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश में वनडे सीरीज़ खेली। तो उस वहाँ पर ड्रॉ हुआ सीरीज और 1-1 हुआ वहाँ पर। तो आफ्टर द वर्ल्ड कप अब बांग्लादेश गई है और विद द न्यूजीलैंड। तो वहाँ पर वो वनडे सीरीज खेल ली थी। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैच हुआ जहाँ पर 2-1 स्कोर हुआ, बट बांग्लादेश ने काफ़ी इम्प्रूव किया क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि बांग्लादेश तीसरा वनडे ऐसा खेल जाएगा। तो आए चलते हैं फर्स्ट फर्स्ट वनडे से बात करते हैं। अगर आप पहला वनडे देखेंगे, पहले न्यूजीलैंड जीती। और पहला वनडे तो आपका एडजस्टमेंट होता है एज अ पिच का, सिनेरियो का और बहुत सारी चीज़ों का। तो बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छी फाइट दी और न्यूजीलैंड ने हरा दिया तभी। और उनके ऐसा लगा था कि ओपनर्स उनके बहुत अच्छे हैं, बहुत तगड़े हैं, उनको समझ नहीं आ रहा था। बट सेकेंड वनडे में उन्होंने बेटर स्ट्रेटजी अपनाई और विक्ट्री ली। और फिर इसके बाद थर्ड वनडे में तो बांग्लादेश जीत गई। मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि जैसे बांग्लादेश ने उनके ओपनर्स को बॉलिंग कराई, क्योंकि उनके ओपनर्स काफ़ी अच्छे थे। ऐसे नहीं है कि बहुत बुरे ओपनर्स हैं, जिसमें रणविंद्रा हो गया और विल यंग हो गया। तो दो बड़े अच्छे ओपनर्स हैं न्यूजीलैंड के, उनको बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई उन्होंने। जिसमें विल यंग ने पहले पहले वनडे में सेंचुरी मारी और दूसरे वनडे में 89 रन स्कोर किए। बट तीसरे वनडे में उसे जल्दी आउट किया इन 26 रन्स पर। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपने ओपनर्स को चांस दे रहे। और दूसरी बात मुझे लगा कि आपका टॉम लेथम को भी अच्छा पकड़ा, क्योंकि टॉम लेथम ऐसा बैट्समैन है जो मिडिल ऑर्डर में न्यूजीलैंड के पास है, क्योंकि आराम से स्कोर कर सकता है। और बिल्कुल विलियमसन की जैसी आदत है उसमें कि वो इतना अच्छा मारता नहीं है, बट वो मैच को एंड करता है। आपने उसको भी अच्छा पकड़ा और आपने थर्ड वनडे में किसी को मारने नहीं दिया। सवाए विलियमसन के अलावा पूरी की पूरी न्यूजीलैंड टीम खेल रही थी और बॉलर्स थोड़े से यंग थे। बट मुझे बांग्लादेश को क्रेडिट देना पड़ेगा, जैसे बांग्लादेश ने वनडे सीरीज खेली है और बहुत शॉकिंग रिजल्ट दिए हैं बांग्लादेश ने। और बहुत हैरान किया है कि बांग्लादेश के ऊपर ये बोला जाता था कि बांग्लादेश वो टीम है जो कि अपने ग्राउंड में ही अच्छा परफॉर्म करती है, बाहर बाहर अपने ग्राउंड के बाहर परफॉर्म नहीं करती। बट उन्होंने शॉकिंग न्यूज़, चाहे आप न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच देख लें, चाहे वो आप वनडे देख लें, तो वहाँ पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है बांग्लादेश ने। फिर उसके बाद उनका ओपनर, आपका वन ऑफ द सीनियर ओपनर सोम्यम सरकार ने भी अच्छा स्कोर किया है। ऐसा ऐसा नहीं लगा कि उसने भी काफ़ी बुरा खेला है। हाँ, उसका जो थर्ड वनडे था वो बहुत बेकार था। आप उसकी ओवरऑल बैटिंग देखेंगे तो उसने सेकंड वनडे में आपके 169 रन्स मारे। और 169 रन्स मारना एक बहुत बड़ी बात है इन न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड में हाई बाउंस होती है, हाई पिच होती है। तो एक बहुत अच्छा स्टार्ट खेला एज अ ओपनर, उसने प्रेशर लिया और एज अ सीनियर प्लेयर भी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स अगर आप इंडिविजुअल इनिंग देखें, बांग्लादेश की तो अच्छी इनिंग्स है और न्यूजीलैंड को वनडे हराया, तीसरा वनडे। और उसमें उसमें अगर आप बांग्लादेश की बॉलिंग देखेंगे तो बांग्लादेश की बॉलिंग बहुत अच्छी हुई है। इसका मतलब है बांग्लादेश सही से न्यूजीलैंड को लीड करके आई थी और वर्किंग और उनका जो डेटा एनालिसिस था वो भी परफेक्ट था। और वो परफेक्टली उसने आउटपुट जनरेट किया जब आपने वो 100% अप्लाई किया। सो वेल डन बांग्लादेश। और इस थर्ड वनडे में बांग्लादेश ने ऑल द बॉक्सेस टिक किए, सारे के सारे। तो ये बांग्लादेश के बारे में था। अब मैं इंडिया के बारे में बात करूंगा, इंडियन वुमेंस टीम के बारे में। और इंडियन वुमेंस टीम बड़ी अच्छा खेल रही है और अभी रिसेंटली इंग्लैंड को टेस्ट मैच उन्होंने हराया, जो मैंने जिसके ऊपर मैं बात की थी। और अच्छा हराया क्योंकि इंग्लैंड की वुमेंस टीम कोई हल्की फुल्की टीम नहीं है। वो भी टॉप टॉप 4 टॉप 5 की टीम है। तो वहाँ पर भी एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। अब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया अपने ग्राउंड में। हाँ, माना कि अपने ग्राउंड में हराया है, बट टीम ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने। और जिसमें उन्होंने पहली इनिंग में ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स को बैटिंग करने को दिया, जिसमें उन्होंने 219 रन बनाए। और हार्डली उनको बैट करने दिया क्योंकि आपके ओपनर ने 40 रन बनाए बाय
बेट ने, और फिर उसके बाद तहिला मैगरा थी आपकी, उसने 50 रन बनाए, हार्डली ऑस्ट्रेलिया को स्कोर करने दिया। सो एक बहुत अच्छी बॉलिंग हमें दिखी फ्रॉम द इंडियंस फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग्स, और वहाँ पर बहुत अच्छी विकेटें ली, क्योंकि सवाई एक एक बॉलर जो एक्सपेंसिव था, जो 5 के रन रेट पे गया और उसने विकेट नहीं ली, बट बाकी जो बॉलर्स थे उन्होंने प्रेशर बना के रखा और विकेटें भी ली और अच्छी इकोनॉमी से गए। तो फिर अगर बॉलिंग इतनी अच्छी हुई है, तो जब बैटिंग पे आई तो बैटिंग में अच्छे रन स्कोर किए, अबाउट 400 अबव रन स्कोर किए, तो जिसकी वजह से उनके पास एक अच्छी लीड आ गई। और सेकेंड इनिंग्स जो ऑस्ट्रेलिया की थी, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया ने मर मरा के 261 रन स्कोर किए। इसका मतलब यह है कि आपने ऑस्ट्रेलिया को अकॉर्डिंगली प्रेशर में डाल लिया था, बट ऑस्ट्रेलिया के पास चांस था कि फोर्थ डे रोक सके और विकेट ले सके, बट आपने जो फिनिशिंग रोल भी निभाया अपना इन टेस्ट मैच, क्योंकि टेस्ट मैच में आप कभी भी चैलेंज हो सकते हैं, आपको सारे दिन खेलना पड़ता है विद द फोकस, और टेस्ट मैच इसी को है। और बहुत अच्छा खेला आखिर में, और 8 विकेटों से आप ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और ये बहुत अच्छे साइंस हैं ऑफ इंडियन वुमेन टीम्स के। जब मैं इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम की टेस्ट मैच की बात करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि बाकी नेशंस को भी टेस्ट मैच खेलना चाहिए। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, पाकिस्तान वुमेन्स ने सिर्फ 3 दफ़ा टेस्ट मैच खेले हैं, और उनको और खेलना चाहिए। तो, बाकी बहुत सारी टीम्स हैं, उनको भी टेस्ट मैच खेलना चाहिए, ताकि हम लोग एक नेक्स्ट लेवल अचीव कर सकें इन द क्रिकेट हिस्ट्री। और साथ साथ मैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का भी डिस्कस करूंगा। इंडिया ने साउथ अफ्रीका की सीरीज ड्रॉ हो गई T20, बट वनडे में काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया। अगर मैं वनडे देखूं, तो वनडे में आपने पहला वनडे काफ़ी अच्छा हराया, क्योंकि उम्मीद नहीं थी कि इंडिया साउथ अफ्रीका को इतना बुरा हराएगा पहला वनडे। और मैं तो ये समझ रहा था कि साउथ अफ्रीकन बॉलिंग जो है, और वो हल्की फुल्की एक्सपीरियंस जो है, उनके पास बहुत सारे बॉलर्स थे जो स्लाइटली एक्सपीरियंस थे, आप टोटली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, बट स्लाइटली एक्सपीरियंस थे, उन्होंने बॉलिंग की, और वो बॉलर्स थे उनके पास ऑन द पिच। तो वहाँ पर था कि इंडियन बैट्समैन खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, बट जो जो कि इंडिया ने बॉलिंग की आकर, इंडियन बॉलर्स ने बॉलिंग की, जो जो मेरी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी जिनसे, बट बहुत अच्छी बॉलिंग की, जिसमें अर्शदीप सिंह था और आशीष खान था, और जिसने छः छः विकेटें और 4 विकेटें ली, और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की और उड़ा के रख दिया था साउथ अफ्रीकन्स को। और साउथ अफ्रीकन्स के पास कोई जवाब नहीं था, चाहे आपका मिलर हो जाए या मैकरान हो जाए या हेनरिक्स हो जाए। तो ये हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और क्लासिकन हो जाए जो इन्होंने वर्ल्ड कप में धमाल किया था, तो उनके पास भी जवाब नहीं था। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की इंडियन ने। और सेकंड वनडे में आ, एक बैट लग रही, और वो मैच हार गए, क्योंकि साउथ अफ्रीका का एक नया बंदा है जो कि बहुत अमेजिंग है, और लोगों ने उसे साइमन से भी मनाना शुरू किया है, एक्स प्लेयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का। और उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, और उसका नाम था टोनी डी जॉजी। तो उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग की और 119 रन मारे। तो एक मगर मगर इंडिया इंडिया का जो वनडे था, सेकंड वनडे, उसमें भी इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। और अगर मैं उनको पॉइंट आउट करूँ, तो वो तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, मुझे कैप्टनसी लगी। और के राहुल ने जैसे कैप्टनसी की, उसे पता था मैच हार गए, मगर उसने अपने बॉलर्स को रोटेट किया, और उसने बॉलर्स को देखा कि ये बॉलिंग करवा सकते हैं इन द करंट सिचुएशन। तो यहाँ पर ये कैप्टनसी के ऊपर आता है कि कैप्टन हमेशा आपको फोर्थ साइडनेस रखता है, और हमेशा आगे की सोचता है। तो के राहुल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, कि उसने प्रॉपर लीडर का रोल निभाया है। क्योंकि आफ्टर रोहित शर्मा मैं के राहुल को एज अ कैप्टन देखता हूँ इन द वनडे, और मे बी इन टेस्ट मैच भी, अगर अगर रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेते हैं, तो वाई नॉट इन टेस्ट मैच। क्योंकि के राहुल जैसे कैप्टनसी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनको लॉन्गर फॉर्मेट्स में भी कैप्टनसी देनी चाहिए। और वैसे भी वो कीपर भी हैं, तो कीपर भी हैं, कैप्टन भी हैं, तो एक फैक्टर आ जाता है और एक ड्रीम आ जाता है, शायद ये MS धोनी जैसे कैप्टन बन जाए। तो मे भी देखना पड़ेगा ये सब। और अगर मैं थर्ड वनडे की बात करूँ, तो थर्ड वनडे बहुत अच्छा था, और इंडिया ने सुपर खेला, और जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी सीरीज अपने नाम की। और मगर छोटी सी चीज़ है जो मुझे खटक रही है ऑफ इंडियन टीम,
कि इंडियन टीम में प्रॉपर ओपनर क्या कौन सा होगा और प्रॉपर नीचे बैट्समैन कौन खेलेगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें खटक रही हैं और वन डाउन कौन होगा, क्योंकि इंडिया डिफरेंट वन डाउन खिलवा चुके हैं, इंडियन डिफरेंट ओपनर्स खिलवा चुके हैं, बट कुछ ओपनर्स हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, कुछ ओपनर्स हैं जो फेल हो गए। तो और शुभमन गिल भी आएगा आपके पास ओपनर एज अ। तो ये चीज़ें हैं जो इंडिया को वर्क आउट करनी है। तो ये भी देखना है, फिर तिलक वर्मा को भी देखना है कि तिलक वर्मा को कौन सा नंबर सूट करता है। फिर सिद्धू सैमसन ने भी अच्छी फॉर्म फॉर्म दे दी उसने, और बहुत अच्छी कीपरिंग भी की है उसने। के राहुल कीपरिंग करेंगे या सिद्धू सैमसन कीपरिंग करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी एक सेंचुरी मारी है और वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं यहाँ पर सोच रहा था कि ओपनर्स में अगर मैं ऋतुराज को कंपेयर करूँ विद साई सुदर्शन की बात करूँ, और अगर दोनों को कंपेयर करूँ 1-1, तो यहाँ पर ऋतुराज ने 6 मैचेस खेले हैं और साई सुदर्शन ने 3 मैचेस खेले हैं। तो मगर अगर मैं बैटिंग एवरेज की बात करूं और अगर मैं स्ट्राइक रेट की बात करूं, तो साई सुदर्शन के स्ट्राइक रेट ज़्यादा अच्छे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसने कम 142 बॉल्स भी खेली हैं और उसने 127 रन्स में बनाए। और अगर मैं दूसरी जगह बात करूं, तो 57 बॉल्स यहाँ पर खेली हैं और 115 रन बनाए हैं। इसका मतलब साई सुदर्शन ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है। तो वो शायद ज़्यादा अच्छा खेलेगा और उसको इसके ऊपर ज़्यादा अच्छा काम हो सकता है रादर देन ऋतुराज। और अभी तो आपके पास जसवाल भी है, तो आपने जसवाल को टेस्ट नहीं किया, तो वो भी टेस्ट हो सकता है इन वनडे। तो वो भी एक बैट्समैन पीछे पड़ा हुआ है हमारे पास ओपनर। और फिर उसके बाद आपके पास शुभमन गिल भी है, तो आपके पास चार चार ओपनर हो गए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ऑफ ओपनिंग की, क्योंकि इंडिया की हमेशा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इंडिया को ये चीज़ सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि और ये इंडिया चीज़ सॉल्व कर सकता है और किसी एक एक बंदे को नीचे खिला सकता है। जैसे के राहुल ने अपने आप को नंबर 4 पे लेके आए हैं, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वन डाउन अब इतना स्ट्रांग हो गया है कि वहाँ पर एक बंदा है जिसने 100 मारी है और एक बंदा है जिसका इतना बड़ा नाम है कि आप उसे हटा नहीं सकते, चाहे आप जो भी फॉर्मेट खेलें आप। और ये इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगेगा कि क्या करना है। और फिर इंडियन टीम ईशान किशन को भी सपोर्ट करी थी, अगर आप रूमर्स देखेंगे तो आप, वो लोग ईशान किशन को भी बैक कर रहे थे। तो यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम आ रही है इंडियन बैटिंग लाइनअप पे, और इंडिया को ये सोचना चाहिए कि मेरी टॉप 11 क्या होगी और उनको क्लियर माइंड के साथ जाना चाहिए, ताकि आगे आगे वो कंफ्यूज ना हो और ऐसी जो टीम्स हैं वो मिस्टेक ना कर जाएं इन बिग सीरीज और या इन द वर्ल्ड कप वगैरह, जिसमें हमें या वर्ल्ड कप लॉस करने का चांस हो हमारे पास। अब ये थी मेरा ओवरव्यू और ये था मेरा एनालिसिस, और होप सो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक किया, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब किया टू माय चैनल। अभी तक के लिए बाय।